हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना मनी एंड बैंकिंग, जो कि हमारा पहला थ्योरी का चैप्टर है। बेसिकली 3 चैप्टर इसमें है जो कि थ्योरी से रिलेटेड है। मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट एंड बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये तीनों मिला के 6 और 6 18 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन हमारे पास आएगा बोर्ड में। तो इसलिए आज हम सबसे पहले करेंगे मनी एंड बैंकिंग। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मनी और फिर बैंकिंग। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी विद मनी एंड बैंकिंग। तो ये है चैप्टर 5 मनी। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इसमें बार्टर सिस्टम आता है, जो कि हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, एक तो मनी और मनी सप्लाई। ये 2 चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी से, पेज 5.2 पर जो है। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बेसिकली मनी हर वो चीज़ है जो कि लोग जनरली एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब भी आपको कुछ प्रोडक्ट या सर्विस खरीदना हो तो आप उसको एक्सचेंज कर सकें। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब आप उसको मेजर कर सकें, आप उसको स्टोर कर सकें, और आप उसको डेफर्ड पेमेंट के लिए यूज़ कर सकें। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि आज के बाद जो पेमेंट करनी है, आउटस्टैंडिंग पेमेंट। आपने आज कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदा जिसका पेमेंट आप उसको कल या परसों करेंगे या अगले महीने करेंगे, उसे हम कहते हैं डेफर्ड पेमेंट। तो कोई भी चीज़ जो कि जनरली लोग एक्सेप्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सचेंज करने के लिए, जिसे आप मेजर कर सको, जिसे आप स्टोर कर सको, और जो कि डेफर्ड पेमेंट के लिए यूज़ कर सको, उसे हम कहेंगे मनी। ठीक है। तो मनी हमारे पास जो है बेसिकली इट कवर्स एवरीथिंग। जैसे कॉइन्स हमारे होते हैं, करेंसी नोट्स हमारे होते हैं, और चेक्स जो होते हैं, ये हमारे बेसिकली मनी होते हैं, जो कि हमारे यूज होते हैं टू कंडक्ट बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड सेटलमेंट ऑफ बिजनेस क्लेम्स। जो भी बेसिकली बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए या फिर सेटलमेंट के लिए हमारे यूज होते हैं, करेंसी, कॉइन्स, चेक्स, इसको हम मनी कहते हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट मनी कैन बी एनी कमोडिटी chosen by common consent as an instrument of exchange of goods and services। ये चीज़ याद रखिए, मनी कुछ भी ऐसा चीज़ हो सकता है जो कि कॉमन कंसेंट के साथ लोग स्वीकार करें कि हम उसको एज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ करेंसी नोट्स और चेक्स या कॉइन्स नहीं हुए मनी। जैसे आपका पेटीएम मनी है, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, डिजिटल मनी जिसे हम कहते हैं, वो भी हमारा मनी के कॉन्सेप्ट में आता है, क्योंकि वो कॉमन कंसेंट के साथ लोगों ने कॉमनली ये डिसाइड किया है कि हम इसको एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस के लिए यूज करेंगे, इसलिए वो भी हमारे मनी के कॉन्सेप्ट में आता है। चलिए अब आते हैं मनी सप्लाई पर। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जितना भी वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड है, होल्ड किया गया है पब्लिक ने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। ठीक है। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो मनी हेल्ड बाय पब्लिक और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पहले मैं ये चीज़ समझा देता हूँ। इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। और पब्लिक का इसका मतलब, पब्लिक पे यहाँ इसका मतलब ये है मनी यूजिंग सेक्टर, जो मनी यूज करते हैं सेक्टर, याद रखिए। जैसे इंडिविजुअल्स और बिजनेस फर्म्स। इंडिविजुअल मतलब मेरे और आपके जैसे लोग, और बिजनेस फर्म मतलब जैसे कंपनीज। तो इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म्स जो कि मनी यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं पब्लिक। इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स, दैट इज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम। गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम जो है वो मनी क्रिएट करते हैं, और बिजनेस और इंडिविजुअल जो है वो मनी यूज करते हैं। इसलिए जो मनी यूजिंग सेक्टर है हम सिर्फ वही लेते हैं, मनी क्रिएटिंग सेक्टर नहीं लेते हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम के पास जो कैश बैलेंस है, दे डू नॉट कम इनटू द एक्चुअल सर्कुलेशन इन द कंट्री। एक्चुअल सर्कुलेशन ऑफ मनी में वो नहीं आते हैं, इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं मनी सप्लाई में। इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट एज इट इज़ कंसर्न विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आप मनी सप्लाई को मेजर करते हैं, एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 30th December,
एज एन वॉट एवर डेट, एक पर्टिकुलर डेट पर आप जब एक मनी सप्लाई को कैलकुलेट करते हैं तो उससे हम कहते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। बेसिकली ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि कितना मनी सप्लाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनी सप्लाई में 4 चीज़ें आती हैं हमारी, M1, M2, M3 और M4। पहले हम M1 समझ लेते हैं। M1 इज बेसिकली योर करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। हम तीनों का एक एक करके मतलब समझ लेते हैं। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक तो हम सबको पता है, बेसिकली जो कि करेंसी और कॉइन्स जो है वो जो कि इंडिविजुअल और बैंकिंग सिस्टम ने इंडिविजुअल ने जो होल्ड किया हुआ है उसे हम कहते हैं करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। एनी करेंसी विद द गवर्नमेंट एंड बैंक्स नॉट इंक्लूडेड। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि गवर्नमेंट और बैंक मनी क्रिएटिंग सेक्टर होते हैं, इसलिए हम से नहीं लेते हैं। गवर्नमेंट और बैंक्स ने जो भी मनी होल्ड किया है वो उसे हम नहीं लेते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द कॉइन्स ऑफ दिस डिनोमिनेशन एंड पेपर नोट्स ऑफ दीज डिनोमिनेशन। ऑब्वियसली जो कि करेंसी नोट्स हमारे पास हैं और जो कि कॉइन्स हैं उसको हम पब्लिक इसमें हम लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है मनी इज ऑल्सो फिएट मनी। करेंसी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फिएट मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिएट मनी इज टर्म्ड एज मनी विच इज अंडर द फिएट और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी। मतलब कि सरकार ने ये ऑर्डर दिया है कि आप इसको एज अ मनी यूज कर सकते हो अंडर द लॉ। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल डेट्स। ऐसा करेंसी नोट जो कि सरकार ने इसको अनुमति दिया है या ऑर्डर दिया है कि आप इसको एज अ करेंसी नोट इशू कर सकते हो, एज अ करेंसी नोट इसे यूज कर सकते हो, उसे हम कहते हैं फिएट मनी। आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ मैं दिखा देता हूँ। ये 2 नोट है मेरे पास। ये 100 रुपये का हमारा एक्चुअल नोट है और ये बिजनेस जो हम गेम खेलते हैं कोई, उसका 100 रुपये का नोट है। आप कहीं पर भी जाएंगे तो आप ये चला सकते हैं पर आप ये नहीं चला सकते। ऐसा क्यों है? जबकि दोनों पीस ऑफ पेपर ही हैं। क्योंकि इस नोट पर एक चीज़ लिखी हुई है, आप देखेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देख रहे हैं आप, लिखा है इस पे गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत। मतलब कि सरकार ने ये ऑर्डर दिया है कि आप इसको एज अ, ये गारंटी दे कि आप इसको एज अ रुपी करेंसी एज एन एक्सचेंज यूज कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी हुई है और ना ही इस पर स्टैंप है किसी भी सेंट्रल बैंक का, ना ही साइन है। इसलिए ये फिएट मनी नहीं है और इसीलिए ये हमारा फिएट मनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी एज इट इज लीगली यूज टू मेक पेमेंट और ऑफ डेट्स और अदर ऑब्लिगेशन। बेसिकली इसको हम लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं क्योंकि ये लीगली यूज किया जाता है पेमेंट करने के लिए किसी भी डेट की या किसी भी और चीज़ की। चलिए करेंसी हो गया। अब हम आते हैं डिमांड डिपॉजिट विद अदर कमर्शियल बैंक्स। रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ये बेसिकली अभी के आप ये समझ लीजिए, कमर्शियल बैंक वो बैंक है जहाँ पर आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं और जहाँ पर आपको लोन भी मिलता है। डिमांड डिपॉजिट आर द डिपॉजिट्स विच कैन बी इनकैश्ड बाय इशूइंग चेक्स एट एनी टाइम ऑफ द बाय द अकाउंट होल्डर। बेसिकली डिमांड डिपॉजिट जैसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं अपना अकाउंट खुलवाने के लिए। बेसिकली आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं, आप उसमें पैसे रखते हैं और आप कभी भी वो पैसे निकाल सकते हैं, आज कल परसों कि दिन में 3-4 बार भी निकाल सकते हैं। इसलिए हम उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। यू कैन इनकैश इट ऑन योर डिमांड। आप यू कैन इनकैश इट बाय यूजिंग चेक एट एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर। आप किसी भी टाइम उसको निकाल सकते हैं, इसलिए उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट होता है। डिमांड डिपॉजिट इज ट्रीटेड इक्वल टू करेंसी हेल्ड एज इट इज रेडिली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम। इसको हम करेंसी की तरह ही लेते हैं क्योंकि उसी तरह रेडिली अवेलेबल होता है। जैसे समझ लीजिए आपको किसी को पेमेंट करना है, या कई बार आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। जब आप टिकट बुक करते हैं किसी भी चीज़ के लिए तब आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, तब आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और सामने वाले के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। एक तरह से एक ट्रांजैक्शन हो गई है ये। एक तरह से आपने उसको कैश दे दिया, जैसे कि आपके वॉलेट से पैसे कम हो गए और उसके वॉलेट में पैसे चले गए, आपके अकाउंट से पैसे कम हो गए और उसके अकाउंट में चले गए। इसलिए इसे इक्वल टू करेंसी की तरह ही हम इसे ट्रीट करते हैं क्योंकि आप कभी भी अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं और उसमें वापस डाल सकते हैं, इसलिए इसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। चलिए इसमें यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें डिमांड डिपॉजिट में हम इंटर बैंक डिपॉजिट्स नहीं लेते हैं। इंटर बैंक डिपॉजिट्स का मतलब यह है कि जब मान लीजिए समझ लीजिए एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
इसने डिपॉजिट कर रखा है पैसा कैनरा बैंक में, इसे हम कहेंगे इंटर बैंक डिपॉजिट। फिर कैनरा बैंक ने समझ लीजिए डिपॉजिट कर रखा है पंजाब नेशनल बैंक में, तो ये इंटर बैंक डिपॉजिट हो गया हमारा। इंटर बैंक डिपॉजिट को हम मनी सप्लाई में नहीं लेते हैं, सिर्फ वही डिमांड डिपॉजिट लेते हैं जो कि पब्लिक ने हेल्ड किया है। जैसे यहां पर लिखा है दैट इज इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर एक्सक्लूडेड। आते हैं अब इस पे अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली हमारा सेंट्रल बैंक है। इट इंक्लूड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स, गवर्नमेंट्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF। बेसिकली आरबीआई के पास जो पैसा है, जो आरबीआई ने होल्ड किया है ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स, IMF, वर्ल्ड बैंक, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जो बाहर की जो एफडीआई वगैरह आता है उसमें, वो भी हम इसमें लेते हैं। जैसे इसकी ये थर्ड पार्ट वही है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई को हम उसमें लेते हैं। डज नॉट इंक्लूड इंडियन गवर्नमेंट डिपॉजिट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स। जैसा कि हमने पढ़ा, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कमर्शियल बैंक का जो डिपॉजिट है वो हम इसमें नहीं लेते हैं। तो चलिए एक बार ऊपर से ये तीन चीज़ें वापस रिवाइज कर लेते हैं। M1 का मतलब है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक जिसमें हम इंटर बैंक डिपॉजिट्स नहीं लेते हैं, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई जिसमें हम गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की और इंडियन कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट नहीं लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया M1। अब हम आते हैं M2 पे। M2 एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और इसमें हमारा M2 में आता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। बेसिकली पोस्ट ऑफिस क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि इंडियन पोस्ट ऑफिस है। जब एक टाइम पर मोबाइल नहीं हुआ करते थे तब लोग पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपने पोस्ट भेजकर एक दूसरे से कम्युनिकेट किया करते थे। क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जो ब्रांचेस थी वो हर जगह पर थी जहाँ पर बैंक्स भी नहीं थे, इसलिए पोस्ट ऑफिस पर ये सुविधा दी गई कि वहाँ पर आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। इसलिए वहाँ पर सेविंग्स अकाउंट जो हम खोलते हैं उसे कहते हैं सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो M2 में हमारा होता है सेविंग डिपॉजिट्स प्लस M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो ये दोनों चीज़ें हमारा M2 में होती हैं। M3 में हमारा होता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। टाइम डिपॉजिट हमारा बेसिकली अलग होता है। डिमांड डिपॉजिट जैसा कि मैंने आपको बताया था वो होता था कि आप कभी भी उससे पैसे निकाल सकते हो और कभी भी पैसे वापस डाल सकते हो। टाइम डिपॉजिट में आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डिपॉजिट करते हैं। जैसे आप समझ लीजिए आपने 2 साल के लिए या 5 साल के लिए डिपॉजिट कर दिया फिक्स डिपॉजिट की तरह, तो उस वक्त आप फिर उस 3 या 4 साल 5 साल के पीरियड के बाद आप पैसे निकाल सकते हो, इसलिए हम उसको कहते हैं टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स। तो M3 में आपका M1 तो आता ही है प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स। M4 फाइनली आपका होता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जितना भी डिपॉजिट होता है, भले वो टाइम डिपॉजिट हो या सेविंग्स डिपॉजिट हो, यहाँ पर सिर्फ सेविंग डिपॉजिट था, सब तरीके का पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स होता है उसे हम M3 प्लस इसमें ले लेते हैं, तो वो M4 में आता है। तो M4 बेसिकली हमारा M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि एक अलग इन्वेस्टमेंट का टूल होता है। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट M1, M2, M3 और M4। इसको हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। M1 के लिए हमें देखना पड़ेगा करेंसी विद द पब्लिक, बिल्कुल हम ये लेंगे। डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, ये भी हम लेंगे। अदर डिपॉजिट विद RBI, ये भी हम लेंगे। तो ये तीनों मिलाकर हमारा हो गया M1। चलिए M2 में हमारा क्या था? M2 में हमारा था M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक। देखिए कहाँ पर है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट। तो ये हमारा M1 प्लस ये M2 हो गया। फिर M3 में हमारा हो गया M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, ये टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, ये हमारा हो गया M3। बेसिकली M1 प्लस ये M3। M4 में हमारा हो गया M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक्स, ये हम ले लेंगे इसमें M4। तो M3 प्लस 22,500 हमारा M4 हो जाएगा। ऐसे हमारा M1, M2, M3 और M4 कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन एक्सरसाइज पे, शुरू करते हैं। चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। व्हाट आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक हम लेते हैं ये तो।
इंटर बैंक डिपॉजिट हम नहीं लेते हैं, ये आपको याद होगा, तो आई थिंक यही आंसर है। अदर डिपॉजिट आरबीआई हम लेते हैं, नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स भी हम लेते हैं, इंटर बैंक डिपॉजिट हम नहीं लेते हैं। तो फर्स्ट का आंसर बी है, ठीक है। हाई पावर्ड मनी कॉन्सेप्ट हमारे उसमें नहीं है सिलेबस में। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, बोथ ए एंड बी। ऑब्वियसली इसका आंसर ए है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना भी मनी सप्लाई जो कि होल्ड किया गया है पब्लिक के थ्रू, उसको हम लेते हैं मनी सप्लाई में। तो इसका आंसर है ए। मनी सप्लाई इज अ डैश कॉन्सेप्ट, स्टॉक फ्लो, बोथ ए एंड बी एंड नीदर ए एंड बी। ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा है, इट्स अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। बार्टर एक्सचेंज है यहाँ पे, ये भी। हु रेगुलेट्स द मनी सप्लाई, कंट्री में मनी सप्लाई कौन रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और प्लानिंग कमीशन। हर देश में जो मनी सप्लाई है वो रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक, मतलब उनका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक जो कंट्री का होता है। और हमारा सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। बार्टर एक्सचेंज, मनी सप्लाई इंक्लूड्स ऑल डिपॉजिट्स इन द बैंक, नहीं, सारे डिपॉजिट्स इन द बैंक नहीं लेते हैं, क्योंकि ऑल डिपॉजिट्स मतलब इंटर बैंक में आ जाएगा। ओनली डिमांड डिपॉजिट्स इन द बैंक, यस, डिमांड डिपॉजिट्स सबको हम लेते हैं बैंक में। ओनली टाइम डिपॉजिट्स, नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ टाइम डिपॉजिट नहीं लेते हैं। करेंसी विद द बैंक्स, नहीं, करेंसी विद द बैंक्स नहीं लेते, क्योंकि करेंसी विद द बैंक्स में बाकी करेंसी भी आती है जो कि इंटर बैंक करेंसी होगी, वो भी आ जाएगी इंटर बैंक डिपॉजिट। तो इसका आंसर है बी, ओनली डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ मनी एज ऑन 31st March ड्यूरिंग एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एज ऑन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो इसका आंसर है सी, एज ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वो किसी भी टाइम हो सकता है, भले एज ऑन 31 मार्च हो, एज ऑन 31 दिसंबर हो, एज ऑन 28 फरवरी हो, बट एज ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम मनी सप्लाई को हम सप्लाई को हम देखते हैं। डैश इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, बोथ ए एंड बी एंड गवर्नमेंट। ऑब्वियसली इसका आंसर है सी, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक जो है मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई है। बेसिकली सबसे ज़्यादा मनी सप्लाई यहीं से आता है, सेंट्रल बैंक से और कमर्शियल बैंक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं कि एक बार। बार्टर एक्सचेंज, डबल कोइंसिडेंस वन, हाँ, डिफाइन मनी, ये दो हमारे सिलेबस में नहीं है। डिफाइन मनी, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, हमने जैसे कि अभी पढ़ा था। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है और मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, मेजर ऑफ वैल्यू भी है। डिफाइन मनी सप्लाई, इसका डेफिनेशन भी हमने पढ़ा हुआ है, रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। स्टेट वेदर मनी सप्लाई इज अ स्टॉक और अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि इट इज एक्सप्रेस्ड एज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाट आइटम्स आर इंक्लूडेड इन M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, M1 में हम क्या क्या लेते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। M1 में हम लेते हैं करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, अदर डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स लेते हैं, अदर डिपॉजिट विद द RBI हम लेते हैं। ये तीन चीज़ें हम लेते हैं। स्टेट टू कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं, आप कोई भी कंपोनेंट्स उठा सकते हैं, यही आप चाहे तो उठा लीजिए। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स, अदर RBI डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट विद RBI। What are demand deposits? Demand deposits are those deposits which can be encashed by issuing check. आप चेक देकर वो कभी भी इनकैश करा सकते हैं। What is bank money? बैंक मनी या इंटर बैंक मनी एक ही बात है। Refers to the demand deposits created by commercial banks. कमर्शियल बैंक जो एक दूसरे के पास डिपॉजिट रखते हैं उसे हम बैंक मनी कहते हैं या फिर इंटर बैंक मनी कहते हैं। चलिए इस पे आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। डिस्कस द मीनिंग ऑफ करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स बाय हेल्ड बाय बैंक, ये हमने यहाँ पर अभी पढ़ा था। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें क्या क्या लेते हैं। उसमें पेपर नोट्स हम लेते हैं, कॉइन्स हम लेते हैं, और उसमें फिएट मनी का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन कौन से डिनोमिनेशन है वो पढ़े थे। फिर डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से डिपॉजिट्स हम डिमांड डिपॉजिट वो होते हैं जहाँ पर आप चेक देकर
इन कैश करा सकते हैं, उसे हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। इसमें इंटर बैंक डिपॉजिट नहीं लेते हैं। तो ये दोनों बेसिकली आपका यहाँ पर आ जाएगा, करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स। बार्टर एक्सचेंज नहीं है। मनी का डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, मनी सप्लाई का डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, इसमें भी हम मनी सप्लाई की डेफिनेशन M1, M2, M3 और M4 की डेफिनेशन हम दे सकते हैं। डिफाइन मनी सप्लाई एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स, ये भी सेम क्वेश्चन है। लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज, डिफाइन मनी का डेफिनेशन, रिलेटेड कंपोनेंट्स मतलब M1, M2, M3 और M4, इसे हम कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 6 मार्क्स की क्वेश्चन है। व्हाट इज मनी सप्लाई, इसकी डेफिनेशन, डिस्कसिंग बी द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी सप्लाई, बेसिकली M1, M2, M3 और M4 आपको इसमें बताना पड़ेगा। लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी एंड कॉइन्स ऑफ विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, ये हमने यहाँ पर अभी पढ़ा था। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो इसी के साथ हमारा मनी का जो कॉन्सेप्ट है, मनी और मनी सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम बनाएंगे हम बैंकिंग के बारे में, और बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें बेसिकली हमारे जो आते हैं जो इसमें आपके सिलेबस में इंक्लूड है, मैं वो आपको इसमें पढ़ा दूँगा सब कुछ। तो इस वीडियो में इतना ही। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं बैंकिंग एंड कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक पढ़ाने जा रहा हूँ। वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जो कि है बैंकिंग। तो हमने पहला पार्ट में मनी के बारे में पढ़ा। हम चैप्टर 6 जो है वो पढ़ रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग। तो मनी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड है बैंकिंग, चैप्टर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में। तो ये मैं यूनिक तरीके से बना रहा हूँ वीडियो। आप बताइएगा आपको किस तरीके से बेटर लगी, पहला वाला तरीका या फिर ये सेकेंड वाला तरीका। तो यहाँ पर जो है हमारे को 3 बेसिक टॉपिक है इस चैप्टर में पढ़े हैं। मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, सेंट्रल बैंक, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ये 3 जो है हमारे को टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं, जो कि मेन है इस चैप्टर में। तो उससे पहले सबसे पहले हम एक बार ये पढ़ लेते हैं कि कमर्शियल बैंक क्या होता है। एक बार हमको नॉलेज होनी चाहिए कमर्शियल बैंक होता क्या है। बेसिकली कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन आप देखेंगे, इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करे, लोन को ग्रांट करे और इन्वेस्टमेंट्स करे प्रॉफिट अर्न करने के एम से, उसे हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। जिस भी बैंक में आपका खाता है, बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, कैनरा बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई भी बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक में आता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट करता है। आप डिपॉजिट आप डालने जाते हो तो वो डिपॉजिट रख लेता है और लोन देता है और इन्वेस्टमेंट्स करता है। पेटीएम जैसे कि एग्जाम्पल है, वो एक बैंक नहीं है, क्योंकि पेटीएम को लोन देने का अधिकार नहीं है। आप उधर मनी रख सकते हैं डिपॉजिट करके, बट आपको लोन नहीं मिल सकता पेटीएम से। पेटीएम इज नॉट अ बैंक, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन एग्जैक्टली होता क्या है, बेसिकली कैसे बैंक एक इनिशियल डिपॉजिट से आगे मनी मल्टीप्लाई करता है। इसमें देखिए, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी creation, commercial banks are able to create credit which is in far excess of initial deposit. मान लीजिए इन्वेस्टमेंट आया, टोटल डिपॉजिट आया, इनिशियल डिपॉजिट बैंक को 1000 रुपए का, ये 1000 रुपए है यहाँ पर। इस 1000 रुपए से वो 5000 रुपए तक कैसे पहुंचता है, इसे कहते हैं मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन। कैसे वो आगे पैसे से आगे मल्टीप्लाई करके पैसे और बनाता है। Deposits held by the banks are used for giving loans. However, banks cannot use the whole or deposit for lending. It is legally compulsory for the banks to certain minimum loan. Okay. Basically वो ये कहना चाह रहा है कि जब बैंक के पास जो सारा पैसा आता है वो उसको वो लोन्स देने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बैंक सारा का सारा पैसा जो उसके पास एज ए डिपॉजिट आता है उसको लोन नहीं दे सकता। It is legally compulsory for the banks to keep a certain minimum fraction of the deposit as reserves. This fraction is called legal reserve ratio. बैंक के पास जितना भी पैसा आता है उसमें से कुछ परसेंटेज उसको अपने पास रखना ही पड़ता है, उसे लीगल रिजर्व रेशो कहते हैं। कुछ परसेंटेज ऑफ रखने के बाद जो बाकी बचता है वो उसको लोन दे सकता है या फिर इन्वेस्टमेंट में डाल सकता है, बट सारा का सारा डिपॉजिट वो
लोन नहीं दे सकता। तो आप ये समझिए, बेसिकली समझिए, ये आपका बैंक है, आप गए उसके पास और आपने 100 रुपये डिपॉजिट कर दिए। अब इस 100 रुपये को में से वो 20 रुपये लीगल रिजर्व रेशो, बेसिकली लीगली उसको रिजर्व करके रखना पड़ेगा। 50 रुपये वो कहीं लोन दे देगा और 30 रुपये के समझिए इन्वेस्टमेंट कर देगा, जैसे स्टॉक मार्केट में कर दिया या बॉन्ड्स में कर दिया, म्यूचुअल फंड्स में कर दिया। तो अगर आप देखें तो लोन प्लस इन्वेस्टमेंट्स 80 रुपये, 100 रुपये उसको डिपॉजिट आया और उसने 80 रुपये कहीं ना कहीं लोन या इन्वेस्टमेंट्स के लिए डाल दिए, क्योंकि पूरे 100 नहीं डाल सकता, 20 रुपये उसको अपने पास बचा के रखने पड़ेंगे एज अ रिजर्व, जिसको लीगल रिजर्व रेशो। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया लीगल रिजर्व रेशो। ये लीगल रिजर्व रेशो के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। ये क्या होते हैं मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा, टॉपिक जब आएगा उस चैप्टर के बारे में, इसी वीडियो में बताऊंगा। लीगल रिजर्व रेशो भी आप याद रखिए 2 तरीके के होते हैं, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, CRR और SLR। ये दोनों लीगल रिजर्व रेशो के पार्ट होते हैं। तो अगर लीगल रिजर्व रेशो मान लीजिए 20% है, तो हो सकता है कि कैश रिजर्व रेशो CRR 4% हो, SLR 16% हो, या फिर 5 और 15% हो। जैसा भी है, इन दोनों को मिलाकर हमारा लीगल रिजर्व रेशो बनता है। ये दोनों क्या होते हैं मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। चलिए, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि कैसे काम करता है। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, मनी मल्टीप्लाई कैसे होता है, मनी मल्टीप्लायर का, वो मैं आपको समझा देता हूँ। समझिए बैंक के पास एक इनिशियल डिपॉजिट आया 1000 रुपये का। चलिए, सबसे पहले डिपॉजिट आ गया, उस 1000 रुपये को पूरा तो लोन देगा नहीं, उसको 20%, मतलब कि इस यहाँ पर हम LRR 20% लेके चल रहे हैं, लीगल रिजर्व रेशो हमारी इस केस में भी 20% है। तो 200 रुपये उसने रिजर्व करके रख लिए, तो 1000 माइनस 200, 800 रुपये उसको लोन वो दे सकता है। चलिए, मान लीजिए उसने 800 रुपये लोन दे दिए। अब ये जो 800 रुपये उसने लोन दिए हैं, जब आपने देखा होगा, जब कोई लोन लेता है तो एकदम उसको कैश नहीं मिल जाता, उस वक्त उसके एक लोन अकाउंट बनता है, उस लोन अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, और फिर उस लोन अकाउंट से वो पैसे विद्रॉ कर सकता है जैसे मर्जी। समझ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए। तो इस पूरे सिस्टम में हम ये मान के चलते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस दुनिया में हो रही हैं वो सब बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हो रही हैं। तो मान लीजिए जब उस इंसान का लोन अकाउंट बना, जिसको 800 रुपये का लोन मिल गया, तो वो उस अकाउंट से पैसे विद्रॉ करता रहेगा, भले वो उससे बिजली का बिल पे करेगा, कोई घर खरीदेगा, कोई बाइक खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, कुछ ना कुछ करके वो ट्रांजैक्शन उस बैंकिंग के थ्रू ही करेगा, उस अकाउंट, लोन अकाउंट के थ्रू। और वो कहीं ना कहीं वापस जाके उसके बाद उस बैंक से किसी और बैंक में, बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही पैसा वापस आ जाएगा, क्योंकि जब वो पे कर रहा है तो कोई ना कोई तो रिसीव भी कर रहा है। जब उसके बैंक अकाउंट से जा रहे हैं तो किसी और के बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, तो बैंकिंग सिस्टम में वापस वो आ जाता है और एक राउंड 1 दोबारा शुरू हो जाता है। तो ये 800 वापस जो है आप देखेंगे बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया। अब फिर 800 रुपये का डिपॉजिट हो चुका है। अब इस 800 में से फिर 20% जो है 160 रुपये उसको रिजर्व करके रखने पड़ेंगे बैंक को, बाकी बचे 640, ये वो लोन दे देता है। चलिए, फिर एक और राउंड शुरू हो जाएगा, उसी तरह फिर ये 640 वो यूज करेगा, तो 640 वापस बैंक में आ जाएंगे। फिर वो 128 रुपीज, दैट इज 20% जो है वो रिजर्व रखेगा और 512 का लोन देता रहेगा। ऐसे करते 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 जो 1000 रुपये हैं ये बन जाएंगे 5000 रुपये। 5000 का 20% हुआ 1000 रुपये लीगल रिजर्व रेशो, और 4000 रुपये हो गया लोन। ऐसे करते करते उसका 1000 से उसने क्रेडिट क्रिएट कर करके 5000 तक ले गया। इसे हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन। जैसा कि आप देख सकते हैं 1000 से जो 5000 चला गया पैसा, इसे हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, 1000 से 5000 तक पहुंच गया। और ये जो मनी मल्टीप्लायर है, इसका एक फॉर्मूला होता है 1/LRR। जैसा कि आप देखेंगे 1/LRR मतलब 1/ लीगल रिजर्व रेशो आप कह सकते हैं। ये बेसिकली आपका लीगल रिजर्व रेशो पे डिपेंड करता है। अगर आपका 20% है लीगल रिजर्व रेशो, तो 1/0.2 हो गया आपका 5। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/0.2 मनी मल्टीप्लायर 5 हो गया, तो इसलिए 1000 से 5000 हो गया। यही अगर आपका लीगल रिजर्व रेशो आप देखेंगे यहाँ पर 12.5% है, तो 1/0.125 8, तो ये मल्टीप्लायर ज़्यादा हो गया। लीगल रिजर्व रेशो जितना ज़्यादा होगा, मनी मल्टीप्लिकेशन उतना कम होगा। लीगल रिजर्व रेशो जितना कम होगा, मनी मल्टीप्लायर उतना ज़्यादा होगा। सिंपल इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ये तो हमारा था मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन। चलिए, ये एक टॉपिक खत्म हमारा हो गया। आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं, वापस वीडियो में पीछे जाकर दोबारा सुन सकते हैं क्या क्या हमने एक्सप्लेन करा है। बट ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट था मनी मल्टीप्लायर का।
अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बेसिकली क्या होता है? सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी that controls, operates, regulates and directs the entire banking system and the monetary structure of the country. Basically सेंट्रल बैंक एपेक्स बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है, सबसे ऊपर जो बैंक है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सब कमर्शियल बैंक्स का पापा है। जो ये बोलेगा वो उन सबको अदर करना ही पड़ेगा, उनको वो मानना ही पड़ेगा। ये कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक्स को, और मॉनेटरी पॉलिसी को भी यही डिसाइड करता है। कमर्शियल बैंक को कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इशू हो, फाइनली उनको सेंट्रल बैंक की बात सुननी ही पड़ेगी। पूरे एंटायर बैंकिंग सिस्टम को जो है सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है। और हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जो कि अप्रैल 1, 1935 में क्या नाम है हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये भी आप मतलब पढ़ सकते हैं अगर आपको हो कि अप्रैल 1, 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था, और अंडर द एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 शायद आ जाए, पता नहीं। बट जो है इंडिया का जो बैंक है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो ये जो है आप देखेंगे मेजर फंक्शंस है सेंट्रल बैंक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सेंट्रल बैंक क्या क्या परफॉर्म करता है, फंक्शंस क्या क्या चीजें जो है वो फंक्शन करता है। तो सबसे पहले आपका आता है करेंसी अथॉरिटी, बैंक ऑफ इशू। बेसिकली सबसे पहला, सबसे प्राइमरी फंक्शन जो है कमर्शियल बैंक का वो ये है कि जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक का ये है कि सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी अथॉरिटी करता है, करेंसी इशू करता है। इन अ वे कि आप कह सकते हैं कि नोट जो है वो छापता है। तो जो सेंट्रल बैंक है वो सोल अथॉरिटी है, मतलब अकेली ही अथॉरिटी है पूरे देश में जो कि नोट इशू करने की अथॉरिटी रखता है, और किसी को अलाउड नहीं है करना। सिर्फ 1 रुपए के नोट और 1 रुपए के सिक्के जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इशू करती है, जो आप लिख सकते हैं चाहे तो एज ए की नोट, ये आ सकता है क्वेश्चन। सिर्फ 1 रुपए के कॉइन और 1 रुपए के नोट, बाकी सारा करेंसी नोट जो है वो सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई ही इशू करता है। अब इससे क्या फायदे हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है कि सोल अथॉरिटी अगर है आरबीआई, तो इससे फायदा क्या है हमें? फायदा खैर ये है कि जैसे इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। अब क्योंकि सिर्फ एक ही अथॉरिटी है जो सारा का सारा नोट सर्कुलेट कर रही है, तो यूनिफॉर्मिटी रहती है। हर एक नोट अलग अलग तरीके से नहीं दिखता, 20 का नोट हर जगह अलग अलग नहीं दिखेगा आपको। gives the central bank power to influence money supply because the currency with public is part of money supply। क्योंकि जो हमने पढ़ा था मनी सप्लाई मतलब इसमें होता है कि पब्लिक के पास जो पैसा एक तरह से। अब जब सिर्फ सेंट्रल बैंक जो है वो इशू करता है करेंसी, तो इसलिए हमें ये पता लगता है कि वो एक तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है मनी सप्लाई कितना है। पिछले हफ्ते उन्होंने 150 करोड़ वैल्यू का मनी सर्कुलेट करा, इस हफ्ते उन्होंने 100 करोड़ का करा, तो उनको पता रहेगा कि कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो मनी सप्लाई को। फिर है इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक। बेसिकली गवर्नमेंट को भी ये क्या नाम है एक सुपरविजन दे देता है सेंट्रल बैंक के ऊपर, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भी क्या नाम है बैंकर्स, सेंट्रल बैंक इज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, तो उनको एक तरह से कुछ हद तक कंट्रोल देता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक अकेली अथॉरिटी है जो कि नोट इशू करती है। अगर हम अपने घर पे नोट इशू करने लग जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट को फिर कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी। इट एंश्योर्स पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम, क्योंकि सिर्फ एक ही अथॉरिटी है जो कि इशू कर रहा है, तो इट एंश्योर्स पब्लिक फेथ, लोगों को भरोसा है कि चलो कोई भी अपने घर पे बैठ के नोट नहीं छाप रहा। इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। बेसिकली वैल्यू ऑफ करेंसी जो है वो डिटरमाइन करता है कि आप कितना नोट जो है वो इशू कर रहे हैं, कितने नोट छाप रहे हैं। अगर आप ज़्यादा करेंसी इशू करेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर आप कम इशू करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो क्योंकि सिर्फ आरबीआई ही है जो नोट इशू कर सकता है, तो वो हमेशा स्टेबलाइज करके रख सकते हैं वैल्यू ऑफ करेंसी। अगर हम लोग सबके सब अपने अपने घर पे नोट इशू करने लग जाएंगे तो करेंसी स्टेबलाइजेशन कभी हो नहीं पाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। खैर सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, बैंकर टू द गवर्नमेंट। जैसे हमारे बैंक हैं कमर्शियल बैंक, हमें कुछ भी प्रॉब्लम, हमें बिजली का बिल पे करना हो, हमें अपना अमाउंट डिपॉजिट करना हो, हमें लोन लेना हो, तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। वैसे इंडियन गवर्नमेंट का जो बैंक है वो है हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक उससे वही सब काम करती है जो कि हम कमर्शियल बैंक से करते हैं। वो उसके लिए अकाउंट मैनेज करती है। इट मेंटेन्स अ करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस रखने के लिए। एक्सेप्ट रिसीट्स एंड मेक्स पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट। बेसिकली गवर्नमेंट को कहीं पैसा देना है या कहीं पैसा लेना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है, पैसा आना है, पैसा जाना है, कहीं पे करना है, तो वो उसके लिए वो आरबीआई के थ्रू पे करते हैं। कोई भी चीज़, हमें बिजली का बिल पे करना हो तो हम अपने कमर्शियल बैंक के थ्रू करते हैं।
इनको अगर अपना कुछ पेमेंट करना हो तो फिर ये क्या नाम है, कमर्शियल सेंट्रल बैंक के थ्रू करते हैं। इट ऑल्सो गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्पररी पीरियड। गवर्नमेंट को अगर मान लीजिए कहीं लोन या एडवांसेस की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, तो कैसे, तो वो सेंट्रल बैंक से लोन्स ले लेता है। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आना है, कुछ उन्होंने एक्सपोर्ट किया है बट अभी एक्सपोर्ट का पैसा आया नहीं है, अगले महीने आना है, तो उस एक महीने के लिए जो रिक्वायरमेंट है फंड की वो उनको मीट करना है, अगर उनको कहीं ना कहीं खर्च करने के लिए, तो वो उस एक महीने के लिए 2 महीने के लिए आरबीआई से पैसा बोरो कर सकता है। फिर एज एन एजेंट सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेट। पब्लिक डेट बेसिकली होता है कि सरकार का डेट है, गवर्नमेंट ने जो पैसा देना है आउटस्टैंडिंग, उसको मैनेज करने का काम भी सेंट्रल बैंक करता है। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर द सेंट्रल बैंक एडवाइजेस द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। बाकी मैटर्स पर भी जो है आरबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस करता है कि कौन सी पॉलिसी आपको करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। आपको याद होगा 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो रात को 8 बजे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, बट 5:30 बजे आरबीआई और गवर्नमेंट की मीटिंग हुई थी। तब गवर्नमेंट को आरबीआई ने, कुछ लोगों ने एडवाइस किया था कि हमें इसके साथ जाना चाहिए और कुछ लोगों ने मना किया था कि इसके साथ नहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली एडवाइस करने का काम भी जो है वो आरबीआई करती है गवर्नमेंट के साथ। बेसिकली गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो इस टाइम पे सही है, जो हमें, जिनके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, और कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जिनके साथ हमें आगे इस टाइम पे नहीं बढ़ना चाहिए। अगला फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बेसिकली बैंकर्स का भी ये बैंक है, जो काम हम कमर्शियल बैंक के साथ करते हैं वही कमर्शियल बैंक की तरह से सेंट्रल बैंक के साथ भी करते हैं, कि अगर बैंक्स को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। इसके 3 बेसिकली जो है वो फंक्शन होते हैं जो सेंट्रल बैंक करता है बैंक्स के लिए। पहला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि लीगल रिजर्व रेशो के 2 पार्ट होते हैं, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो ये जो कैश रिजर्व रेशो है ये वो है जो पैसा कमर्शियल बैंक को मैंडेटरी रखना है सेंट्रल बैंक के साथ, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो वो है जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है। तो ये जो पैसा अपने सेंट्रल बैंक के पास रखा जा रहा है कमर्शियल बैंक का, इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। तो उसका कस्टोडियन भी सेंट्रल बैंक है, तो इसलिए ये है कस्टोडियन ऑफ द कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व्स। बेसिकली कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखवाया है उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व। फिर आपका है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। बेसिकली जब भी कमर्शियल बैंक्स को पैसे की जरूरत पड़ती है लोन लेने के लिए, तब वो किसके पास जाएंगे, तो वो जाते हैं आपके सेंट्रल बैंक पर। व्हेन कमर्शियल बैंक्स फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज, they approach the central bank to give loans and advances as lender of the last resort। फाइनल लेंडर जो है, लेंडर मतलब जो पैसे लेंड करता है, वो हमारा सेंट्रल बैंक बन जाता है। सेंट्रल बैंक असिस्ट दीज बैंक्स थ्रू डिस्काउंटिंग ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बेसिकली आपको समझा देता हूँ कि जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लेता है पैसे तो वो किस तरीके से लेता है। तो बेसिकली समझिए ये आपका छोटा जो बैंक है वो कमर्शियल बैंक है, और जो बड़ा बैंक है ये आपका सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक के पास पैसे हैं जो कि इसको चाहिए कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक के पास है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली जो उनको पैसा आना है वो बिल्स हैं उसके पास, अगले महीने आना है, अगले हफ्ते आना है, ये सब बिल्स हैं उसके पास, बट कैश नहीं है। तो ये क्या करता है, ये इसको सेंट्रल बैंक को बिल्स दे देगा, सेंट्रल बैंक इसको उस बिल्स के अगेंस्ट पैसे दे देते हैं, और जब ये बिल्स जो है वो आपके रिडीम हो जाते हैं, जब इनके पैसे आ जाते हैं तो सेंट्रल बैंक रख लेता है। तो ऐसे जो है एक तरह से बिल्स को रखकर कमर्शियल बैंक लोन ले लेता है, और जो सेंट्रल बैंक है वो बन जाता है आपका लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। थर्ड पॉइंट है क्लियरिंग हाउस। सेंट्रल बैंक होल्ड्स द कैश रिजर्व फॉर ऑल द कमर्शियल बैंक्स। इट बिकम्स इजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर इट टू एक्ट देयर क्लियरिंग हाउस। बेसिकली जब भी 2-3 बैंक्स में लड़ाई हो जाती है किसी चीज को लेकर, ब्रांच को लेकर या प्रॉफिट्स को लेकर या किसी ट्रांजैक्शन को लेकर, किसी एंट्री को लेकर, तो जो सेंट्रल बैंक है तो वो क्लियरिंग हाउस का काम करता है, वो उस वक्त जो है उनका जो प्रॉब्लम है वो सुलझाता है। तो ये हमारा हो गया। फिर अगला है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, और सिर्फ एक ये फंक्शन ही हो सकता है आ जाए एग्जाम में कि सिर्फ अकेले इस फंक्शन के बारे में, नहीं तो इस फंक्शन के कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि शायद आपको आ सकते हैं।
बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे जो है कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब बेसिकली सिर्फ ये होता है कि मनी सप्लाई को कैसे रेगुलेट किया जाए। देखिए, आरबीआई इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। इट इज पॉलिसी अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी इन द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करें उसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि सेंट्रल बैंक करता है। मनी सप्लाई को बेसिकली इस तरफ अभी मान सकते हैं फिलहाल कि पब्लिक के हाथ में कितना पैसा है, पब्लिक के पास कितना पैसा है। अगर ज्यादा पैसा है तो मनी सप्लाई ज्यादा है, कम पैसा है तो मनी सप्लाई कम है। तो सबसे पहला हमारा आता है रेपो रेट, रीपर्चेज रेट। रेपो रेट बेसिकली वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है शॉर्ट टर्म पर। देखिए, रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म नीड्स। शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए जब भी पैसा चाहिए होता है कमर्शियल बैंक्स को तो वो सेंट्रल बैंक से लेते हैं, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। और यही जब लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है तो उसे हम कहते हैं बैंक रेट। बैंक रेट इज अ रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री lends money to the commercial bank to meet their long term needs। बेसिकली जब लॉन्ग टर्म के लिए हो तो बैंक रेट और शॉर्ट टर्म के लिए हो तो रेपो रेट। अब इसमें कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत हमको इंपॉर्टेंट है समझना कि ये कैसे चलता है, इससे मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होता है। द सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज और एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बेसिकली इससे कैसे मनी सप्लाई चेंज होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये आप ध्यान से सुनिएगा। जहां नहीं समझ में आएगा पॉज करके वापस पीछे जाके देख सकते हैं। ये आपका है सेंट्रल बैंक, ये आपका है कमर्शियल बैंक, और ये है पब्लिक, जनरल पब्लिक जो कि लोन लेने के लिए खड़ी है। ठीक है, अब मान लीजिए रेपो रेट है 5%, लोन रेट है 10%। तो बेसिकली अगर कमर्शियल बैंक ने लोन ले लिया है आपका सेंट्रल बैंक से तो 100 रुपए का लोन लिया है और 105 रुपए वापस करेगा क्योंकि रेपो रेट 5% है। ठीक है, जनरल पब्लिक ने 100 रुपए का लोन लिया है कमर्शियल बैंक से तो 110 रुपए वापस करेंगे क्योंकि लोन रेट 10% चल रहा है। सिंपल, ऐसे सब कुछ चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, मनी सप्लाई भी रेगुलेट हो रही है। अब सेंट्रल बैंक ने बोला नहीं, मुझे कुछ तो चेंज करना है, हमें मनी सप्लाई जो है उसको कम करना है। तो वो क्या करेंगे, रेपो रेट को 6% कर देंगे। अब इससे क्या इम्पैक्ट होगा ये आप समझिए। 6% रेपो रेट हो गया। अब बैंक तो जो कमर्शियल बैंक है वो तो दुखी हो गया, पहले उसको 100 रुपए पे पहले 5% देना पड़ता था, अब उसको 6% देना पड़ रहा है। अब उसको यहाँ 106 रुपए देना पड़ेगा। तो उसमें से मैं क्या करूं, तो उसने अपना लोन रेट भी बढ़ा दिया, 10 से 11% कर दिया। अब बेसिकली जिसको भी लोन लेना है वो 10% की जगह 11% देगा बैंक को। तो बैंक ने तो अपना 1% का जो नुकसान था वो एक तरह से कंपनसेट कर लिया, तो बैंक तो हो गया खुश, चलो ठीक है, अब मैं कोई लॉस नहीं इनका कर रहा हूँ एडिशनल। अब जो जनरल पब्लिक है वो दुखी हो गई कि यार पहले हमें 10% पे लोन मिल रहा था, हमें 11% पे मिल रहा है। पहले सिर्फ 10 रुपये हमारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग था, अब हमारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग 11 रुपये है, हम क्या करें। तो लोगों ने सोचा, ये 3 लोगों ने तो सोचा चल ठीक है कोई नहीं, एक बंदा इसने बोला रहने दो यार मुझे नहीं चाहिए लोन। तो एक तरह से लोन लेने वाले लोग कम हो गए। तो बैंक ने कम लोन दिया उस साल क्योंकि उस साल लोन रेट बढ़ गया, क्योंकि उस साल रेपो रेट बढ़ गया। तो एक तरह से लोगों के पास पैसा कम गया, तो इसलिए मनी सप्लाई है वो कम हो गया। तो एक तरह से आप देख सकते हो जब रेपो रेट बढ़ गया तो मनी सप्लाई कम हो गया। ठीक है, तो ये आपका सिंपल तरीका है कि रेपो रेट और मनी सप्लाई को के बीच में रिलेशन का। यही अगर मान लीजिए रेपो रेट कम हो जाता तो मनी सप्लाई बढ़ जाता। सिंपल ये आपका एक इनवर्स रिलेशन है जो आपको याद रखना चाहिए। और आप चाहे तो ये भी देख कर भी आप समझ सकते हैं, अगर आपको एग्जाम में याद नहीं हो तो फिगर आउट कर सकते हैं कि रेपो रेट से मनी सप्लाई कैसे इंपैक्ट होता है। देखिए आपने उसने यही लिखा है उधर, एन इंक्रीज इन द रेपो रेट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। कॉस्ट ऑफ बोरिंग मतलब जो 5% से 6% हो गया उसे कॉस्ट ऑफ बोरिंग कहेंगे, फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। इट फोर्सेज द कमर्शियल बैंक्स टू इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट्स, उसने भी 10 से 11% कर दिया, लेंडिंग रेट बढ़ा दिया। विच डिस्करेजेस बोरोअर्स फ्रॉम द टेकिंग ऑफ लोन्स, मतलब बेसिकली जो बोरोअर थे वो चले गए, 3 में से 4 में से एक चला गया ना कि मुझे लोन नहीं चाहिए। इट रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट। अ डिक्रीज इन रेपो रेट विल हैव द अपोजिट इम्पैक्ट, जो डिक्रीज होगा वो एक तरह से अपोजिट इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए बेसिकली आपका इससे आपका इम्पैक्ट हो गया मनी सप्लाई रेपो रेट से। अब जैसे सेकंड आते हैं बैंक रेट। बैंक रेट से भी सेम इम्पैक्ट होगा, बस वो शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ये बैंक रेट 5% था, लोअर रेट 10% है।
100 रुपये पे 105 रुपये उनको वापस देने पड़ रहे थे, यहाँ पर भी 100 110 था। अब सेंट्रल बैंक ने बैंक रेट 6% कर दिया, तो इसने लोन रेट बढ़ा दिया, यहाँ पर आपका एक बंदा चला गया, सेम चीज सब कुछ सेम होगा और मनी सप्लाई आपका कम हो गया। रेपो रेट ने जो किया यही वही बैंक रेट भी करता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है तो वो लॉन्ग टर्म के नजरिए से और ये शॉर्ट टर्म के नजरिए से, बट दोनों सेम काम करते हैं। तो बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप है रेपो रेट या बैंक रेट एंड मनी सप्लाई में। ये चीज अगर बैंक रेट कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो अगर हमें सवाल पूछा जाए कि मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके हैं, तो सर हमारे को तरीके हैं, या तो हमें बैंक रेट कम कर देना चाहिए या रेपो रेट कम कर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा हो गया बैंक रेट। तीसरे पे आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है कि जब बैंक जो है वो सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदता या बेचता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये हमारा एक सेंट्रल बैंक है, फिर से ये कमर्शियल बैंक है और ये वही पब्लिक है, लोन लेने आई है। अब मान लीजिए सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दी। अब वो किसी को भी बेच सकता है, या तो कमर्शियल बैंक को बेच सकता है या जनरल पब्लिक को बेच सकता है। इनको उसने सेंट्रल बैंक ने सिक्योरिटीज बेची तो इनको पैसा आया होगा, तो बैंक से भी इनको पैसा आया और लोगों से भी पैसा आया। चलिए ठीक है। अब क्योंकि इसको लोगों से और बैंक से पैसा आया तो बैंक्स के पास रिजर्व्स कम हो गए। बैंक्स के पास रिजर्व्स क्यों कम हो गए? क्योंकि बैंक का पैसा गया है, और जो बैंक का पैसा जहां नहीं भी गया, जहां पब्लिक ने पैसा दिया है वो भी बैंक से निकाल के दिया होगा, तो वहां पर भी मनी रिजर्व्स कम हो गए। अब क्योंकि मनी रिजर्व्स कम हो गए तो बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो गया। अब बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कम होगा तो कम लोगों को लोन मिलेगा और मनी सप्लाई फिर से कम हो जाएगा। बेसिकली लेस मनी इज गोइंग आउट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम टू द जनरल पब्लिक, क्योंकि बैंक के पास पैसा नहीं तो लोन भी आप क्या लेंगे, तो इसलिए बैंक कभी कभी लोन रेट भी बढ़ा देता है, तो इसलिए मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो इसलिए जब सेल ऑफ सिक्योरिटी है, सेल ऑफ सिक्योरिटी होता है तो मनी सप्लाई कम हो जाता है। यही अगर बाय ऑफ सिक्योरिटी होता तो मनी सप्लाई बढ़ जाता। तो अगर हमको क्वेश्चन आता है कि मनी सप्लाई को अगर कम करना है तो हमें क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए सिक्योरिटीज या बाय करना चाहिए, तो सेंट्रल बैंक को सेल करना चाहिए एंड वाइस वर्सा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स या वेरिएबल रिजर्व मेथड भी इसको हम कह सकते हैं। बेसिकली आपको याद होगा हमने बताया था कि लीगल रिजर्व रेशो के 2 पॉइंट होते हैं। लीगल रिजर्व रेशो के 2 हमारे थे, CRR और SLR, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। सिंपल टर्म में इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज व्हिच आर केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। जो कमर्शियल बैंक को जो रिजर्व पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है उसे CRR कहते हैं, और वही अगर कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स, जो उनको अपने पास खुद रखना पड़ता है, उसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। तो जो सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़े वो CRR, जो खुद के पास रखना पड़े वो SLR। ये आपको लाइन इसमें जरूर लिखनी है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू बी केप्ट। जो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का मतलब होता है सेविंग्स अकाउंट और FD वगैरह जो उनका अकाउंट है उसको हम कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब बैंक में जो सेविंग्स अकाउंट है वो उसकी तो लायबिलिटी है ना, आपका एक एसेट होगा, बट बैंक की तरफ से तो वो लायबिलिटी है, उसको तो कभी ना कभी आपको वो पैसा देना है, तो इसलिए वो उसकी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होती है, जो उसको उसमें से जो रिजर्व उसको रखना पड़ता है। फाइनल जो है हमारा आ गया मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बेसिकली होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय बोरोवर अगेंस्ट द लोन। समझ लीजिए आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए, जिसके लिए आप अपना एक घर है जो कि आप गिरवी रखना चाहते हैं, जो कि घर जिसको हम कहेंगे सिक्योरिटी आप ऑफर कर रहे हैं एज अ बोरोवर कि आप उसको रखना चाहते हैं। अब जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ये कहता है कि मान लीजिए अब गवर्नमेंट कहती है कि सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि आप सिर्फ 60% ऑफ द सिक्योरिटी पे लोन दे सकते हैं, मतलब आपको 1 करोड़ का लोन नहीं मिलेगा, आपको 60 लाख का लोन मिल सकता है उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे। इसे हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। उस जो डिफरेंस जो होता है ना उस 60 लाख और 1 करोड़ के बीच में, उसे हम कहते हैं मार्जिन। जो बैंक अपना मार्जिन रखता है वो इसलिए रखा जाता है कि कल को अगर आप लोन नहीं दे पाए तो बैंक को सिक्योरिटी से करेगा, सिक्योरिटी को बेचकर अपना पैसा निकालेगा, लेकिन वो सिक्योरिटी की वैल्यू अगर कम हो गई तो वो बैंक को नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स रखा जाता है। देखिए, इफ मार्जिन इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक एज 40%, commercial banks are allowed to give loan up to 60% only of the value of security.
मतलब कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 40% है तो सिर्फ 60 लाख तक का आपको लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एन इंक्रीज इन द मार्जिन रिड्यूसेस द बोरिंग कैपेसिटी एंड मनी सप्लाई। ऑब्वियसली जब मार्जिन इंक्रीज हो जाता है, मान लो 40% से 70% कर दिया, तो फिर आपको सिर्फ 30% तक का लोन मिलेगा, मतलब कि सिर्फ 30 लाख पे लोन मिलेगा। तो मार्जिन बढ़ गया तो मनी सप्लाई कम हो गई, और मार्जिन कम हो गया तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अब आते हैं हम रिवीजन एक्सरसाइज पे। यहाँ पर हम सिर्फ पहले से अभी यहाँ पर फिलहाल हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, बाकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट जो है आपको इस चैप्टर से मिल जाएंगे। फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि आपके डाउट्स में क्लियर कर दूंगा कि एग्जैक्टली किस क्वेश्चन का क्या क्या आंसर है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, नेम द इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स, मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। इसका आंसर ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक ए। सेंट्रल बैंक नहीं करता जनरल पब्लिक की तरफ से, तो इसका आंसर है सिर्फ ए। फर्स्ट इज ए। सेकंड, द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक एंड द कमर्शियल बैंक। और इसका आंसर है ओपन मार्केट सिक्योरिटीज। हमने डिस्कस किया था इससे पहले। ओपन मार्केट सिक्योरिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली वो ऑपरेशन है जो कि सेंट्रल बैंक करता है, बेसिकली पब्लिक को सिक्योरिटी सेल करता है या बाय करता है। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द क्रेडिट कंट्रोल मेथड विच रेफर्स द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। ये भी हमने अभी पढ़ा था। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, बेसिकली ये भी अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था कि जो लोन की सिक्योरिटी का अमाउंट होता है और जो लोन के बीच का जो डिफरेंस है उसे मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। दिस बैंक ऑपरेट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल, कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक। ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि बाकी सारे जो बैंक हैं वो प्रॉफिट मेकिंग बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं। और कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि दे हैव एन एम टू अर्न प्रॉफिट। तो सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश, commercial banks are able to create credit which is far in excess of the initial deposit. इसका आंसर है बी, मनी क्रिएशन, या इसे क्रेडिट क्रिएशन भी हम कह सकते हैं। What will be the effect of increase in the repo rate on the money supply? जैसा कि हमने पढ़ा था, इंक्रीज इन द रेपो रेट हो जाएगा और इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब मनी सप्लाई कम हो जाना चाहिए। चलिए, मनी सप्लाई विल इंक्रीज, नो। मनी सप्लाई विल डिक्रीज, येस। Money supply will remain the same, no. Money supply will initially increase and then decrease, no. Money supply will decrease. So 6 का आंसर है हमारा B. Ratio of total deposits that a commercial bank has to keep with Reserve Bank of India is called dash. Statutory liquid ratio, deposit ratio, cash reserve ratio, legal reserve ratio. इसका आंसर है C. D मत लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें उसने लिखा है that a commercial bank has to keep with Reserve Bank of India, जो कि कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। वो हमारा है कैश रिजर्व रेशियो। बैंक्स क्रिएट क्रेडिट ऑन आउट ऑफ नथिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्योरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एसेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल डिपॉजिट्स। ऑब्वियसली डिपॉजिट्स के थ्रू जो है वो क्रिएट करती है क्रेडिट। आपको याद होगा इनिशियल डिपॉजिट आता है, उसके बाद एलआरआर से वो क्या नाम है, मनी मल्टीप्लाई पे चला जाता है। इफ द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स इज 1000 crores एंड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स इज 40%, देन द इनिशियल अमाउंट विल बी, आपको याद होगा एक फॉर्मूला था मल्टीप्लायर का, 1 डिवाइड बाय एलआरआर, तो 1 डिवाइड बाय 0.4 कर देंगे, आएगा 2.5। तो 10,000 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू 10,000 से डिवाइड करेंगे 2.5, तो बेसिकली 4,000 आएगा। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि 4,000 जो है वो मल्टीप्लाई होके 10,000 बन गया, क्योंकि 40% हमारा एलआरआर था। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द मनी सप्लाई? फॉल इन रेपो रेट, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, डिक्रीज इन रिजर्व रेशो, या ऑल ऑफ दीज। इसमें इन सब का जो है इम्पैक्ट मनी सप्लाई में इनको इंक्रीज ही करेगा। जैसे फॉल इन रेपो रेट, हमने याद है आपको पढ़ा होगा, एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। रेपो रेट कम हो जाएगा तो लोन रेट कम हो जाएगा, लोन रेट कम हो जाएगा तो लोन ज़्यादा दिया जाएगा, लोग ज़्यादा लोन लेंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन दी ओपन मार्केट, अगेन इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। सिक्योरिटीज परचेज किया जाएगा तो लोग, तो जो बैंक्स हैं उनके पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, बैंक्स के पास पैसा ज़्यादा होगा तो बेसिकली वो लोन ज़्यादा देंगे, तो उससे भी बढ़ जाएगा।
डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो, अब कैश रिजर्व रेशो अगर कम हो जाएगा तो बैंक्स को कम पैसा रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, तो उनके पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वो मनी सप्लाई बढ़ा देंगे। विच इज़ द अदर नेम ऑफ मनी मल्टीप्लायर? क्रेडिट मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, कैश रिजर्व रेशो या नन ऑफ दीज? इसका आंसर है डिपॉजिट मल्टीप्लायर, ऑब्वियसली, क्योंकि डिपॉजिट ही है जो मल्टीप्लाई होकर आगे 1000 5000 हो रहा है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस क्रेडिट इन द कंट्री, आरबीआई में, अब इसमें हमें क्रेडिट रिड्यूस करना है। आरबीआई में बाय सिक्योरिटीज नहीं, उसको सेल करना चाहिए, सेल सिक्योरिटीज इन द मार्केट, यस। रिड्यूस कैश रिजर्व रेशो नहीं, रिड्यूस रेपो रेट नहीं, इसका आंसर होना चाहिए बी, 12th इज बी, यस, सेल सिक्योरिटीज। 1 रुपी नोट इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जैसा कि हमने पढ़ा था। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ जनरल पब्लिक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, करेंसी अथॉरिटी, बैंकर्स बैंक। ए है इसका आंसर, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक से वो कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है, जनरल पब्लिक से डिपॉजिट सिर्फ कमर्शियल बैंक्स करते हैं। अदर नेम फॉर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट इज कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वेरिएबल रिजर्व रेशो या फिर बैंक रेट। इसका आंसर है सी, वेरिएबल रिजर्व रेशो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? बैंकिंग फैसिलिटीज टू द गवर्नमेंट, ये हमारा फंक्शन है। बैंकिंग फैसिलिटीज टू द पब्लिक हमारा उसका फंक्शन नहीं है सेंट्रल बैंक का, तो इसका आंसर है बी। डैश रेफर टू दोज डिपॉजिट इन विच अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम डिपॉजिट करते हैं पैसा। करंट डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, इसका आंसर है टाइम डिपॉजिट, क्योंकि कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो हम डिपॉजिट करते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है, एफडी होता है, उसे हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं। उस टाइम से पहले आप वो पैसा नहीं निकाल सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई? ओपन मार्केट ऑपरेशन, इट कैन बी यूज्ड। बैंक रेट कैन बी यूज्ड। रेपो रेट, इट कैन बी यूज्ड। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इट कैन नॉट बी यूज्ड। 18th का आंसर है डी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को यूज नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बेसिकली आरबीआई कंट्रोल भी नहीं करता, मतलब सेंट्रल बैंक कंट्रोल भी कैसे कर सकता है वो। विच बैंक कंट्रोल्स द बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? आरबीआई, स्टेट बैंक, वर्ल्ड बैंक, एक्सिस। ऑब्वियसली इसका आंसर है ए, 19th इज ए, आरबीआई कंट्रोल करता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर व्हेन इनिशियल डिपॉजिट 500 एंड एलआरआर इज 10%? तो 1 डिवाइड बाय 10%, 1 डिवाइड बाय 0.1 हमारा हुआ 10, इसका आंसर है सी। What happens when there is an increase in the margin requirements? जब मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाते हैं तो क्या होता है? Reduces the borrowing capacity of and the money supply, एग्जैक्टली यही होता है कि जब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है तो फिर बैंक के पास स्कोप कम होता है कम लोन देने का, तो वो लोन कम देती है, तो मनी सप्लाई कम हो जाता है। एनकरेजेस पीपल टू बोरो मोर, नहीं। नो चेंज, नहीं। नन ऑफ दीज नहीं। ए है इसका आंसर 21st का। Which institutions perform the activity of credit creation? Commercial bank, central bank, both A and B, neither A and B. इसका आंसर आपका है कमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक करते हैं, सेंट्रल बैंक नहीं करती। Which of these conditions is needed for a financial institution to become a bank? Accepting loans and advancing loans, basically accepting deposits and advancing loans, both A and B. C इसका आंसर है। Dash refers to the portion of deposits commercial bank which it has to keep with itself in the form of liquid assets. इसका आंसर है बी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो उसको अपने पास खुद रखने पड़ते हैं एज फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 रुपी करेंसी नोट इन इंडिया? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 रुपये के सिक्के और 1 रुपये की करेंसी दोनों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक, हमने याद आपको पढ़ा था कि रेपो रेट वो रेट होता है जहां पर कमर्शियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक से लोन लेता है। तो रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है कि जब देखिए सेंट्रल बैंक को लोन लेने के लिए कमर्शियल बैंक नहीं की जरूरत नहीं है, तो बेसिकली जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा हो जाता है तब वो जो पैसा कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं उस रेट को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। जैसे अगर रेपो रेट आप कह सकते हैं कि जिसमें कमर्शियल बैंक के पास पैसे की कमी है तो सेंट्रल बैंक उसको पैसा देता है। रिवर्स रेपो रेट बेसिकली वो रेट हुआ जहां पर कमर्शियल बैंक पैसा रखता है सेंट्रल बैंक के पास।
देखते हैं इसमें क्या है। लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म, नहीं, इसमें सेंट्रल बैंक पैसे नहीं लेंड करता है। लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, यस, कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, नहीं। सेविंग्स डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, यस, आई थिंक 27 का आंसर है बी। डिमांड डिपॉजिट मतलब जब भी आप चाहें तो वो निकाल सकें, तो अगर टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट होगा तो आप पैसे नहीं निकाल सकते उस टाइम पे, इसलिए सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो आगे बढ़ते हैं। रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नहीं। कमर्शियल बैंक कैन टेक लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, यस, 28 इज बी। Which of the following is not a quantitative method of rate control? Open market operation, yes. Margin requirements नहीं है rate control का एक quantitative method. Variable reserve ratio, yes. Bank rate policy भी yes, क्योंकि इन सब का आप रेट फिक्स कर सकते हो। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको एक क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है वो। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स इज डिटरमाइंड बाय CRR, SLR, इनिशियल डिपॉजिट, एक्चुअली ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इनिशियल डिपॉजिट भी चाहिए और लीगल रिजर्व रेशो भी चाहिए, LRR, और LRR इन दोनों से बनती है, इसलिए ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय, सेंट्रल बैंक कैसे अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को बढ़ा सकती है? रेजिंग द रेपो रेट, नहीं, अगर रेपो रेट बढ़ा दिया तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। रेजिंग रिवर्स रेपो रेट भी नहीं। बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यस। सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नो। जैसे जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करेंगे तो उसके हिसाब से मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा 31 तभी हो गया, तो ये हमारा MCQ हो गया। तो हमने ये दोनों चैप्टर पढ़ लिए, मनी एंड बैंकिंग का। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और हमारा अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको करने जा रहा हूँ, जो कि एक चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा मैं, कि एक हमने प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है, एक पोर्टल है फॉर एक तरह से इंटरैक्टिव क्लासेस का, जहाँ पर लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस हम लेते हैं। और ये पोर्टल हम लॉन्च कर रहे हैं, आई थिंक इस वीकेंड पे हम लॉन्च कर देंगे। तो आपको किसी भी क्लास से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी कोचिंग चाहिए हो तो आप इस पोर्टल पर आप आकर वो इंटरैक्टिव क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अगले 2 टॉपिक्स जो इसका नाम है जैंट, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं अगले 2 टॉपिक जो पढ़ाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट बजट इकोनॉमी और बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। बट अगर आप लोग कोई और टॉपिक है जो पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसी प्लेटफॉर्म पे लाइव क्लासेस के साथ वो टॉपिक पढ़ा सकता हूँ। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे वो कोई टॉपिक रिकमेंड करेंगे तो मैं उस टॉपिक को जरूर पढ़ाऊंगा इस प्लेटफॉर्म पर, जैंट पर। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें आप लाइव पढ़ सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं, इंटरैक्टिव, अपने क्वेश्चन उसी वक्त आप पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये आप नोट कर सकते हैं। आपको इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको जानना हो, तो आप इस फ़ोन नंबर पर पूछ कर या मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये इसका कैसे आपको साइन अप करके इसमें मतलब आपको आगे बढ़ना है, इसके लिए एक डेमो वीडियो भी है जो कि डिस्क्रिप्शन में है, मेरी एक फ्रेंड ने बनाई है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि कैसे इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप और बेटर तरीके से और यूज़ कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म क्या फ्री है? ऑब्वियसली ये फ्री नहीं होगा क्योंकि इंटरैक्टिव क्लासेस हैं और लाइव क्लासेस हैं। बट जो क्लासेस लूँगा वो सिर्फ INR 10 रुपीज़ पर आवर के प्राइस से लूँगा। इस पर बाकी टीचर्स भी हैं अलग क्लासेस की, अलग सब्जेक्ट्स के। अगर आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस कुछ और पढ़ना है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, और हर टीचर उधर एक अपना प्राइस सेट करेगा। बट आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कोचिंग की ज़रूरत है, पर्टिकुलर क्लास की, एकेडमिक या नॉन एकेडमिक चीज़ की ज़रूरत है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। हमारे पास हर तरीके के क्या नाम है टीचर्स हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म पर हैं, जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इवन अगर आपको कि नॉन एकेडमिक चीज़ सीखनी है, जैसे गिटार बजाना सीखना हो या कुकिंग या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि यू थिंक इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग मनी एंड लर्निंग, यू कैन लेट अस नो। वी हैव अ पूल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स एंड टीचर्स हु कैन टीच ऑल दीज थिंग्स। तो आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़ सकते हैं। और ये INR 10 रुपीज़ पर आवर ऑलमोस्ट फ्री है। ऑलमोस्ट के मतलब एक तरह से फ्री हो गया, क्योंकि जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपको साइन अप एज अ यूज़र जैसे आप करेंगे तो आपको 50 रुपीज़ या कह सकते हैं 10 आवर्स जो है वो आपको फ्री मिलेगा उधर। तो 10 आवर्स ऑफ वर्थ ऑफ वॉचिंग आप उधर फ्री कर सकते हैं, उसके लिए आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इस डिस्क्रिप्शन में इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप पढ़ सकते हैं और साइन अप कीजिए एज अ यूज़र।
और मैं अगली क्लासेस मोस्ट प्रॉब्ली इसी सेशंस पर, इसी प्लेटफॉर्म पर लूँगा। तो आप देखिए, थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए इस प्लेटफॉर्म को, ज़ैंट को, और बताइए मुझे कि किस चीज़ में आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस सब्जेक्ट में आपको ज़रूरत है किसी कोचिंग की, और हम उनसे बात करेंगे लोगों से और अरेंज करेंगे किसी न किसी टीचर का। तो ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच यार फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए आप, ताकि और कुछ अगर डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में, या कुछ आपको फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए आगे मुझे क्या पढ़ाना चाहिए, कैसा सीन है। चलो, थैंक यू।